ऊंची ऊंची इमारतें, लग्जरी 7 स्टार होटल, सुपर लग्जरी कारें, दुनिया का बेहतरीन टूरिज्म और तेल का भंडार और ढेर सारे पैसे। जब भी कहीं इन चीजों का जिक्र होता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है और वह है दुबई। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं दुबई की, जहाँ दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें हैं, बुर्ज खलीफा है, जहाँ नाइट उत्साह और रोमांच से भरा होता है। और एक मछली पकड़ने वाले शहर से कैसे इतना पॉपुलर शहर बन गया, एक रेगिस्तान से कैसे इतना शानदार शहर बन गया। क्या दुबई तेल पर निर्भर नहीं है? लेकिन सवाल यह है कि क्या दुबई के पास जो आज धन है वह हमेशा के लिए रहेगा, या विकास, क्या टूरिज्म, क्या यह फ्यूचर में भी इतना सफल होगा जितना आज दुबई है? क्या फ्यूचर में इतना ही सफल रहेगा आने वाले वर्षों में? इतना सफलता के बावजूद क्या दुबई हमेशा ऐसे ही बढ़ता रहेगा? क्या यह मास्टर प्लान सफल होंगे? क्या दुबई हमेशा आकर्षण का केंद्र रहेगा? दुबई का फ्यूचर क्या होगा? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना एंड G2 अर्थ चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इन सभी सवालों को जवाब को डिटेल में जानते हैं। जब 35-40 साल पहले के इस इमेज में देखा जाए, जहां केवल एक रेगिस्तान और धूल उड़ती दिखाई देती थी, अब वहां दुनिया की सबसे ऊंची सड़क और सबसे आधुनिक मेट्रो, जहां पहले 2 मंजिला घर मुश्किल से हुआ करते थे, अब वहां दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे शानदार इमारतें बन गई हैं। वहां पाल्म के आकार के द्वीप हैं, क्षितिज पर ऊंची इमारतें, अल्ट्रा मॉडर्न आर्किटेक्चर की इमारतें हैं, जैसे बुर्ज खलीफा और पाम जुमेरा, शहर के आकार के मॉल, लग्जरी रेगिस्तान और बहुत कुछ दुबई को पास्ट में एक सफल और सबसे अमीर शहर बनाते हैं। दुबई को जोहो रेड अलम के रूप में भी जाना जाता था। मध्य पूर्व के अन्य सभी देशों से दुबई की GDP का केवल 1% तेल से आता है, जबकि शेष 95% टूरिज्म, वित्त और समुद्री यात्रा से आता है। लेकिन क्या यह संभव है कि दुबई वास्तव में तेल पर निर्भर नहीं है? क्या दुबई का सारा विकास तेल के बिना हो सकता है? यदि आप दुबई के इतिहास पर नजर डालते हैं तो 1822 में दुबई 1000 से 2000 लोगों का मछली पकड़ने वाला गांव हुआ करता था। उस समय दुबई पर 1833 में अबू धाबी का शासन था। अलबूत तलाशा नामक जनजाति ने विद्रोह किया और दुबई को अबू धाबी से मुक्त कराया। इस आंदोलन का लीडरशिप 2 लोगों उवैद बिन ने किया था, शाहिद और मखदूम। मुक्तम बिन बूटी के बाद में वह दुबई के मालिक बन गए। 3 साल बाद उवैद बिन शहीद की मृत्यु हो गई, फिर मखदूम दुबई के शासन हुए। आज भी दुबई का शासन इस परिवार वाले चलाते हैं। दुबई ने खुद को स्वतंत्र कर लिया, लेकिन स्थिति पहले ही जैसी रही थी और इन्हीं की राही जीवन बसर केवल मछली पकड़ने से किया जाता था। फिर इन्होंने 1901 में इन्होंने मध्य पूर्व में पहला स्वतंत्र बंदरगाह बनाया जो कर मुक्त था। फिर 1906 में इस बंदरगाह पर किसी भी प्रकार का कोई आयात शुल्क नहीं था। 60 से 70 हजार टन माल जाना शुरू हुआ। इसका मुख्य कारण था कि कर का भुगतान नहीं किया जाता था। यहाँ यह बंदरगाह फारसी की खाड़ी और एशिया का मुख्य आवश्यकता बन गया था। इतनी बड़ी संख्या में निकटता के बावजूद दुबई में स्थित वैसे ही रही। यह इनके शुल्क मुक्त नीति के कारण था, जिसके कारण 1908 में कोई राजस्व उत्पन्न नहीं हो रहा था। दुर्भाग्य से वहां एक सुनामी आई जिससे कई सौ नाव डूब गए और कई मछुआरे भी इसमें मर गए, जो इस समय दुबई को चला रहे थे। और उनके लीडरशिप में अर्थव्यवस्था फ्लोरिश्ड। फिर फ्लोरिश्ड 1929 में दुबई की स्थिति और भी खराब हो गई। एक विश्वास की संकट आया जिसे महामंदी कहा गया। इसने भी दुबई को काफी नष्ट किया। दुबई के समृद्ध अर्थव्यवस्था के कारण 1938 में लोगों ने दुबई छोड़ना शुरू कर दिया। ये सभी कारण से क्योंकि दुबई में काफी ज्यादा गरीबी और भूखमरी छा गई थी। फिर अमेरिकी तेल कंपनियों ने सऊदी अरब इतिहासकार टायलर फ्रीस्ट के मुताबिक सन 1938 में बड़े पैमाने पर सऊदी तेल भंडार की खोज हुई थी और इसके बाद अगले 20 वर्ष तक दुनिया सऊदी तेल भंडार का दोहन करने और पाइपलाइन बिछाने में व्यस्त रही। दुनिया द्वारा दुबई को लगातार नजरअंदाज किया जाता रहा। फिर 1950 में दुनिया का ध्यान इसके ओर आया। फरस की खाड़ी और मध्य पूर्व ने वर्ष 1958 में एक ऐसी ऐतिहासिक मोड़ लिया जो अबू धाबी में महत्वपूर्ण तेल भंडार की खोज की गई, जिससे पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र की किस्मत परिवर्तनकारी बदल गया। 1966 में दुबई में कुछ तेल भंडार सामने आए, जिसने दुबई की अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा समर्थन मिली। अबू धाबी सक्रिय रूप से तेल निर्यात करने में लगा हुआ था, जिससे अरबों डॉलर का प्रवाह शुरू हुआ। दुबई को एहसास
एहसास हुआ कि वह अबू धाबी को शास्त्रता को सहन नहीं कर सकता, क्योंकि अबू धाबी के पास दुनिया के तेल के उत्पादन का 10% हिस्सा था। अब अबू धाबी की स्थिति दुबई के वर्तमान शासक बहुत मजबूत थे। इन्होंने फैसला किया कि यदि प्रगति करनी है तो सभी खाड़ी अमीरात को एकजुट होकर सभी बाहरी और आंतरिक खतरों का सामना करना होगा। 1971 में संयुक्त अरब अमीरात आपसी सहमति में अस्तित्व में आया था। संयुक्त अरब अमीरात वास्तव में एक विलय है। दुबई के 7 राज्यों में से एक अबू धाबी के शारजा, उमल कावेल, रस अल कैमा, अजमान और अल फुजैरा, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। इसलिए हम यह भी कहते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात वास्तव में दुबई है। 100 साल पहले दुनिया भर से व्यापारी यहाँ आते थे और जब अबू धाबी में तेल के भंडार पाए गए तो यहाँ व्यापार का केंद्र बन गया। शेख जायद संयुक्त अरब अमीरात के पहले राष्ट्रपति बने और शेख रशीद पहले उपराष्ट्रपति बने। यहीं से दुबई को बढ़ावा मिला और दुबई का विकास यहीं से शुरू हुआ। और शानदार हवाई अड्डे, अधिकार विमान और ऊंची इमारतें, यह सब कहां से आया? दुबई की अपनी अर्थव्यवस्था में इतनी ताकत नहीं थी। अबू धाबी ने यह फंडिंग की, जिसके कारण दुबई दोगुना विकसित होने लगा, क्योंकि दुबई के विकास से न केवल इसे फायदा होना था बल्कि दुबई को भी फायदा होना था। 1990 के दशक के बाद 6 राज्यों को संयुक्त अरब अमीरात में मिला दिया गया। दुनिया भर के लोग दुबई घूमने आने लगे और बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यहाँ अपनी कार्यालय स्थापित करना शुरू कर दिया। इन सब के बावजूद 2008 में जब भी विश्व संकट आया, अबू धाबी ने हमेशा दुबई के किसी भी संकट में मदद की और लोग अपनी गाड़ियां हवाई अड्डे पर छोड़कर भागने लगे। दुबई बहुत बुरे कर्ज में फंस गया। तब अबू धाबी ने $10 मिलियन का कर्ज देकर दुबई को उबारा और IFM के अनुसार यह कर्ज अभी भी खत्म नहीं हुआ। दुबई इस समय संकट का सामना कर रहा है। $40 बिलियन का कर्ज और जिससे $20 बिलियन अबू धाबी का है। अगर अबू धाबी ने दुबई को उस समय मदद नहीं की होती तो निश्चित रूप से अबू धाबी के कर्ज के राहत का कारण दुबई इसे उस समय डिफॉल्ट कर चुका होता। बुर्ज दुबई का नाम शासक के नाम पर बुर्ज खलीफा रखा गया था, जो वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। दुबई की संपत्ति से बहुत अधिक राजस्व उत्पन्न करता है, लेकिन 2014 के बाद संपत्ति की कीमत लगातार गिर रही है, जबकि दुनिया भर में अचल संपत्ति की मूल्य में वृद्धि जारी है, लेकिन दुबई में ठीक इसके विपरीत हुआ है। पिछले 8 वर्षों में यदि आपने 2010 में कोई संपत्ति खरीदी है और 2024 में बेचते हैं तो आपको लगभग 50% का नुकसान होगा। आप देखते होंगे कि पूरे साल दुबई में निर्माण कार्य चलता रहता है, लेकिन दूसरी ओर कई जगह है जहां खाली भवन आधिकारिक है और फ्लैट्स की मुख्य जगह जरूरत से ज्यादा आपूर्ति है या बहुत ज्यादा निर्माण हो रहा है, लेकिन मांग कम है। दुबई का आदर्श वाक्य है, बनाओ और आओ। इनका उद्देश्य है कि सिर्फ इमारतें बनाएं और दुनिया के लोग आए और इनमें बसे। इमारतें ज्यादा हैं और लोग कम हैं, इसलिए प्रॉपर्टी की कीमत लगातार गिरावट आ रही है। दूसरा कारण यह है कि मैदान वन प्रोजेक्ट, जो दुबई के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, लाखों डॉलर खर्च करने के बाद इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि इसे बनाने वाली कंपनी दिवालिया हो गई। हर जगह खाली इमारतें खड़ी हैं। लिस्ट फैट STF मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के कारण दुबई को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, जिसके कारण निकट फ्यूचर में दुबई के रियल एस्टेट बाजार पर काफी असर पड़ सकता है। दुबई एक्सपो के काफी ज्यादा उम्मीद थी। इसे तैयार करने में 9 साल लग गए थे और अब डॉलरों खर्च किए गए, लेकिन यह एक्सपो 57 घंटे में समाप्त हुआ और यह टूरिज्म स्टैंड बनकर रह गया और यह अपनी लक्षण आय प्राप्त नहीं कर पाए। राजस्व स्रोत दुबई इन कुछ देशों में से एक है जहां आयकर शून्य है, यानी आप जो भी कमाओगे आपसे सरकार कोई टैक्स नहीं मांगेगा। अधिक देशों में जिस पैसों से सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्याण कार्य करती है, इसी पैसे से दुनिया टैक्स इकट्ठा करती है। इसलिए लोग दुबई में निवेश करते हैं क्योंकि इन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन दुबई कब तक टैक्स को माफ करती रहेगी? अफवाहें थी कि शायद 2023 में आयकर लागू करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इन सभी
निवारकों को संक्षेप में कहीं तो यह तय है कि दुबई अबू धाबी पर निर्भर है। किसी भी स्थिति में टूरिज्म के अलावा अस्थायी आय उत्पन्न करने की आवश्यकता है, ताकि भले ही स्थिति खराब हो जाए और टूरिज्म दुबई आना बंद कर दे तो भी इसका अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा रियल एस्टेट को भी विनियमित किया जाना चाहिए। आपूर्ति और मांग के अनुसार इमारतें बनाए पैसा और समय दोनों बचाया जा सके। दुबई में अपनी आबादी की तुलना में अधिक और अप्रवासी है और इन लोगों को विकास में बहुत बड़ी भूमिका क्या है। दुबई लेकिन कोई भी खाड़ी देश इन्हें राष्ट्रीयता नहीं देता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि रेगिस्तान में कैसे इतना शानदार शहर बन गया। दुबई आज एक ऐसा शहर है जिसका दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आतिथ्य और खेल मनोरंजन के साथ बेहतरीन होटल, बेहतरीन आर्किटेक्चर, खूबसूरत बुर्ज खलीफा के साथ कोई मुकाबला नहीं है। पाम जुमेरा पर तट पर स्थित अल अरब होटल दुनिया का एकमात्र 7 सितारा होटल, यह एमिरेट्स टावर इन कई इमारतों में से एक है। इस तेजी से बढ़ते शहर में व्यापार का एहसास दिलाता है। 350 मीटर ऊंचा कार्यालय टावर, सबसे ऊंचे इमारतें और मध्य पूर्व और यूरोप। लेकिन क्या यह दुबई की यह चमक हमेशा बनी रहेंगी? क्या यह अमीरात हमेशा बनी रहेगा? अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।